बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान को निशाना बनाने से शुरू हुआ बवाल अब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब ये इतना बढ़ चुका है कि शाहरुख खान की जीभ काटने तक की बात होने लगी है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान एक बार फिर से निशाने पर हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि शाहरुख खान की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है, जबकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या शाहरुख खान को उनके नाम की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि जिस बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, वो तो पिछले साल भी आईपीएल में खेल चुके हैं। और यहाँ ये ध्यान रहे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो 2024 से लगातार हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये खिलाड़ी 2025 के आईपीएल में खेला, तो फिर अभी शाहरुख खान को ही अकेले क्यों निशाना बनाया जा रहा है? नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आईपीएल की टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने को लेकर मचा बवाल अब थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीसीसीआई ने रहमान को टीम से निकालने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद केकेआर ने रहमान को टीम से रिलीज कर दिया है। बावजूद इसके ये विवाद अब थमता नहीं दिख रहा है और इसकी वजह है केकेआर टीम के मालिक और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इधर भारत में शाहरुख खान की आईपीएल टीम में बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदे जाने पर संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शाहरुख खान को निशाना बनाने वाले इन धर्म के ठेकेदारों को ये बात पहले याद नहीं आई, जब मुस्तफिजुर रहमान ने 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल बाकायदा खेला था? क्या ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है? क्योंकि आप देखें तो इससे पहले जब रहमान दिल्ली के लिए खेले तो टीम के को ओनर कौन थे? पार्थ जिंदल और किरण ग्रांथी। जिस केकेआर को लेकर ये शाहरुख खान को घेरा जा रहा है, उसके स्टेक्स अकेले शाहरुख खान के पास भी नहीं है। जो यहाँ केकेआर जो टीम है उसके 55% स्टेक्स शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है, तो वहीं 45% स्टेक्स जो है वो मेहता ग्रुप के चेयरमैन जय मेहता और उनकी वाइफ जूही चावला के पास भी है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि वार प्रहार अकेले शाहरुख खान पर ही क्यों किए जा रहे हैं? आप देखिए, मुस्तफिजुर रहमान की पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स के मालिक पार्थ जिंदल, केकेआर के को ओनर्स जूही चावला और जय मेहता, इन्हें निशाना आखिर क्यों नहीं बनाया गया? इनसे सवाल क्यों नहीं पूछे गए? क्या इसका कनेक्शन शाहरुख खान के धर्म से है? क्या रहमान पर इस संग्राम की वजह शाहरुख का मुसलमान होना है? क्या किंग खान को उनके नाम के चलते निशाना बनाया गया है, या थोड़ी सी सस्ती लोकप्रियता के लिए शाहरुख को जबरन घेरने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जिस तरह से इस वक्त ये मुद्दा गरमा रहा है, क्या धर्मगुरु, क्या राजनेता और क्या सोशल मीडिया पर उठने वाले ट्रोल्स, इस वक्त शाहरुख खान को लेकर हर किसी की भाषा और वाणी एक हो गई है। हर कोई उन्हें निशाने पर ले रहा है और एक बार फिर से शाहरुख के खिलाफ गद्दार और एंटी नेशनल जैसे स्वर बुलंद होने लगे हैं। लेकिन यहाँ पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या। तो इसकी शुरुआत हुई मेरठ के सरगना से पूर्व बीजेपी विधायक रहे संगीत सोम, जो इस बार चुनाव हार गए हैं, उनके बयान से। उन्होंने शाहरुख खान को देशद्रोही और गद्दार करार देते हुए कहा कि उन्हें भारत में रहने का कोई हक नहीं है। दरअसल बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम हर दफा ऐसे ही बयान देकर लाइमलाइट में आते रहते हैं। वहीं उधर सोम के इस बयान के बाद तो मानो बयानों की झड़ियां ही लग गई। रामभद्राचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री तक हर कोई इस मुद्दे में अपने अपने हाथ आजमाने लगा और शाहरुख खान को खरी खोटी सुनाने वाले बयानों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जो अभी तक थमा नहीं है। उधर हर दूसरी बात पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले शिवसेना के दोनों सिरे भी इस मुद्दे पर सुर में सुर मिलाते नजर आए। शिंदे वाली शिवसेना के संजय निरुपम हो या उबाटा के आनंद दुबे, दोनों ने ही बांग्लादेश में हिंदुओं के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई और शाहरुख खान पर रहमान को टीम में शामिल करने को लेकर निशाना साधा। वहीं अगर बात करें धर्मगुरुओं की, तो इस पूरे बवाल की शुरुआत ही धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर के बयान से हुई और फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और दोनों ने ही शाहरुख खान की कड़ी आलोचना की। और ये सब तो अभी बस शुरुआत ही थी कि बात जब इससे एक कदम आगे बढ़ी तो शाहरुख खान की जीभ काट कर लाने तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये चैलेंज आया है यूपी के आगरा में हिंदू महासभा की नेता मीरा राठौर से। नाम शायद ही आपने कभी सुना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है, नाम कमाना, और इसलिए आज उस तरीके के बयान और दावे इनकी तरफ से जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि इन सभी चीजों से इतर इस मेजॉरिटी प्रिय यानी कि इस बहुलतावादी देश में विरोध का भी विरोध हो रहा है। जी हाँ, जहां ज्यादातर लोग शाहरुख खान को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो वहीं अभी भी छोटा ही सही पर एक हिस्सा ऐसा भी है जो शाहरुख खान का विरोध किए जाने का ही विरोध कर रहा है।
बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने शाहरुख खान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख का मकसद गलत नहीं है, उन्हें गद्दार या आतंकी कहना शर्मनाक और गलत है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शाहरुख खान का विरोध उनके धर्म के चलते हो रहा है, क्योंकि याद हो कि 2023 में उनकी फिल्म पठान और को एक्टर दीपिका पादुकोण को लेकर भी इसी तरह के एंटी नेशनलिस्ट और गद्दार के टैग्स दिए गए थे, जिसके बाद ये विवाद देखते ही देखते उनकी पहचान तक पहुंच गया था। आप देखिए, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि बीते 2 हफ्तों में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो सरासर गलत है। हर हिंदू, हर हिंदुस्तानी इस बात का विरोध कर रहा है। हर दिन घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या हो रही है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन सब से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन मुस्तफिजुर को केकेआर में शामिल करने पर अकेले शाहरुख को टारगेट क्यों? क्योंकि टीम के को ओनर्स तो जूही चावला भी हैं, उनके पति जय मेहता भी हैं, लेकिन निशाने पर सिर्फ शाहरुख। क्या रहमान को केकेआर में शामिल करने का ये फैसला अकेले शाहरुख का था? आईपीएल में कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, कौन से नहीं, ऑक्शन में किन प्लेयर्स को शामिल करना है, किन्हें नहीं करना है, ये तय करने का अधिकार तो बीसीसीआई के पास है। तो सबसे पहले तो बीसीसीआई नेतृत्व से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी एक तरीके से सरकार के अंदर ही आता है। बेशक आपने ये सुना होगा कि बीसीसीआई इंडिपेंडेंट है, प्राइवेट है, लेकिन फिर भी जब देश हित के लिए सरकार कोई फैसला लेती है तो बीसीसीआई जैसी जो भी तमाम सारी संस्थाएं हैं वो उसे मानती है और बाकायदा फॉलो भी करती हैं। उधर बात करें बांग्लादेश की, तो वहां हिंदुओं पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो तो पिछले 2 साल से हो रहे हैं। बावजूद इसके रहमान दिल्ली की तरफ से पिछले आईपीएल में खेले थे। ऐसे तो फिर सवाल पार्थ जिंदल और किरण गांधी से भी पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि वो दिल्ली के को ओनर्स हैं। ये बात तब क्यों नहीं उठाई गई? क्या उस वक्त इन धर्म के ठेकेदारों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी? क्या मोदी सरकार ने यह तय किया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी किसी भी टूर्नामेंट में भारत के साथ नहीं खेलेंगे? क्योंकि जिस दिन से शाहरुख के विरोध में चिंगारी उठी है, उसी दिन भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद बांग्लादेश में थे। वो पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे और भारत वापस आकर उन्होंने सब कुछ शांत होने और स्थिर होने की कामना की और बोले कि अगर भारत विकास करेगा तो हमारे सभी पड़ोसी भी आगे बढ़ेंगे। यही बात मैं बांग्लादेश के लिए भी कहना चाहता हूं। यानी साफ है कि कूटनीतिक स्तर पर भारत बांग्लादेश से अच्छे संबंध रखना चाहता है, बस इंतजार है तो वहां के हालात सुधरने का। क्योंकि देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश में अभी भी फिलहाल एक बहुत बड़ा अंतर है कि भारत में लोकतंत्र है, ना कि भीड़ तंत्र। भारत में कानून का राज है, इसलिए किसी देशवासी की जुबान बंद करने या काटने की बात यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और धर्म के नाम पर किसी को निशाना साधना बांग्लादेश का काम है, ना कि हमारा। हम उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अपने देश में भी अब फ्रिंज एलिमेंट्स यानी कि बाहरी लोगों की हरकतें तेजी से बढ़ रही हैं। और यह बात जानते हुए भी देश के हुक्मरान मौन व्रत लेकर बैठे हैं। और इन हुक्मरानों का ये मौन व्रत तब और भी ज्यादा चुभने लगता है जब हम सब कुछ जानते हुए भी इनके सुर में सुर मिलाने लगते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। शाहरुख खान और रहमान पर छिड़े इस बवाल को लेकर जो भी अपडेट्स हैं उन्हें जानने के लिए जुड़े रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।